नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कमलनाथ ने एक बयान दिया था, सिंधिया के लिए चुनौती दी थी और कहा था कि दम हो तो सड़क पे उतर जाएं। और इसके बाद क्या हुआ सबको पता है, कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी सरकार का उदय हुआ। नाथ ने एक बार फिर सिंधिया पर सीधे निशाना साधा और कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। अब क्या ये सिंधिया को उकसाने वाली बात है या सिंधिया को वो कमतर आंक रहे हैं? बहरहाल इस बयान के मायने तो खोजेंगे ही और साथ ही साथ बात करेंगे बयानों की बाढ़ की। एक तरफ महेंद्र सिसोदिया कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्री की कांग्रेसियों इस तरफ आ जाओ वरना बुलडोजर तैयार खड़ा है, तो उस पर और भी क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में 19 नगरीय निकायों के चुनाव प्रचार के दौरान गुना के रुठियाई में पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कांग्रेस नेताओं को कहा था कि कांग्रेसियों बीजेपी में आ जाओ वरना बुलडोजर तैयार खड़ा है। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हो वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23 में भी सरकार भाजपा की बनेगी। फिर देख रही हो भावा का बुलडोजर खड़ा किया तैयार। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मंत्री सिसोदिया को चापलूस बताते हुए पलटवार किया। महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी तक कहते थे मैं सिंधिया जी का नौकर हूँ, चापलूस हूँ। जिसका कोई खुद की राजनीति में अहमियत नहीं हो वो इस प्रकार चापलूसी करने का काम करता है। अगर उनमें इतना साहस है तो अब होने वाला चुनाव है आगामी, उसमें आके हमारे पार्टी के नेता जयवर्धन जी के सामने चुनाव लड़के जीत लें, तब उनकी पता चल जाएगी कितनी उनकी हैसियत है। पार्टी को काम धर्म का, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमजोर नहीं है कि उनकी धमकी में आए। अगर हिम्मत है तो बुलडोजर चला के देखें, पता चल जाएगा उनको। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। कमलनाथ ने तीखे तेवरों में कहा कि कांग्रेस को सिंधिया की कोई जरूरत नहीं है। नाथ ने अरसे बाद सिंधिया पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे इतनी ही बड़ी तोप थे तो ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी महापौर का चुनाव क्यों हारी? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? ये बताइए मुझे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अपने 18 साल का हिसाब दे, तब मैं 15 महीने का हिसाब दूंगा। चुनाव के मुद्दे भी अपने 18 साल का हिसाब दे, मैं अपने 15 महीने का हिसाब दूंगा। मध्य प्रदेश में हम ओल्ड पेंशन आवश्यक चालू करेंगे। ओल्ड पेंशन की आवश्यकता है। बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेखकों से लेख लिखा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करनी चाहिए, पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के आरोपों और चुनौतियों पर दो टूक कहा कि वे नाथ की बातों में समय खराब नहीं करना चाहते। देखो वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पे नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है करना मुझे। मध्य प्रदेश विकास के जिस मुकाम पे पहुंचा है अद्भुत है, हमारी विकास यात्रा जारी है। लेकिन वो जो सरकार में रहते हुए वादे जो उन्होंने किए थे वचन पत्र में वो कोई पूरा किया नहीं। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले कर्जा माफ नहीं कर पाए, अब फिर ट्वीट कर देते हैं कि कर देंगे। रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं? कमलनाथ बेरोजगारी भत्ता कह के बदल गए, एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। समूहों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, एक का माफ नहीं किया। अब ट्विटर पे कुछ भी कह देना, उससे प्रदेश का भी भला नहीं है और जनता का भला भी नहीं, कांग्रेस का भी भला नहीं। खैर, कमलनाथ ने एक बार फिर सिंधिया पर हमला बोला है, जबकि पिछली बार सिंधिया को सड़क पर उतरने की चुनौती देने का खामियाजा नाथ कांग्रेस आज भी भुगत रही है। ऐसे में सिंधिया को कमतर आंकना कहीं नाथ कांग्रेस को फिर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज।
तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से विशाल राजौरिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका विशाल जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से योगेश यादव जी, आपका स्वागत है योगेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। दोनों बयान हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से यहाँ अलग अलग, इसलिए हम दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत नाथ साहब के बयान से, जिसने पूरे मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास, भूगोल सब बदल डाला था। तो योगेश जी, ये जो नाथ साहब आज कह रहे हैं कि सिंधिया जी कोई तोप नहीं है, मतलब 2 महापौर चुनाव आप जीत गए तो सिंधिया को आप कमतर आंकने लगे, या उकसा रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्या था ये? क्यों इस तरीके का बयान आया नाथ साहब की ओर से कि कोई तोप नहीं है? जी योगेश जी। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनको तोप नहीं समझ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिराज सिंधिया जी को लास्ट बेंचर कर दिया है, वो आप जग जाहिर है, आपके मीडिया ने, आपके चैनल्स ने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी आप तोप इसलिए नहीं कहेंगे कि उनकी प्रामाणिकता हो गई नगरीय निकाय चुनाव में, कि उनका क्या बेस था। कांग्रेस ने जितना वेटेज ज्योतिराज सिंधिया जी को दिया था, जितना मान सम्मान दिया था, वो कभी तोप तो बन नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो यदि तोप की प्रणाली के अंतर्गत कार्य करेंगे तो आप जानेंगे क्या हश्र होगा। और हश्र होना शुरू भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो ज्योतिराज सिंधिया जी गए, उनके साथ जो विधायक गए, उनके जो कार्यकर्ता थे, आज वो इतने विवश हैं, इतने अपमानित हैं और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैं विधायक के बाद के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से ये स्पष्ट है कि हम अब कोई ज्योतिराज सिंधिया जी को तोप तो मानकर चलते नहीं कि वही सरकार बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि सरकार तो विधायक की खरीद फरोख्त में गिरे हैं। अब ज्योतिराज सिंधिया जी या उनके लोग जितने भी नहीं, खरीद फरोख्त क्यों भाई? मौका किसने दिया ये कह करके कि दम हो तो उतर जाइए सड़क पर, या उतरना हो तो उतर जाइए सड़क पर? तो वो उतर गए, वो इतने उतरे कि पार्टी से उतर गए वो। फिर आपको खामियाजा, देखिए नुकसान आफ्टर ऑल किसका हुआ? आप ही लोगों का हुआ। तो बात देखिए, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो जो जनता के बीच में यदि उतरने वाली बात होती तो उसका एक आंदोलनात्मक रूप होता, एक आंदोलन का रूप होता। वो तो जिसको कहते हैं ना कि धोखा और छल कपट के अंतर्गत जाए। अच्छा। उनको चुनौती थी, यदि वो जाते तो वो अकेले जाते और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते और उसके बाद कांग्रेस को चुनौती देते। उनको तरफ से तो इसको बोलते हैं कि इस नीति को आप अनीति कहेंगे राजनीति। नहीं, अब उनके उस नेता में जिनकी आस्था थी, भक्ति थी, श्रद्धा भाव था, वो तो फिर सब जाएंगे ना। उनको थोड़ी ना सिंधिया जी कह सकते नहीं भाई मैं जा रहा हूं तुम मत जाओ। ये कौन भाई? सब नेताओं को अपना अपना अधिकार था। खैर, वो हम बहुत आगे निकला उन चीजों से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई विशाल जी वो कह रहे हैं कोई तोप वोप नहीं है सिंधिया जी, और मुरैना ग्वालियर चुनाव हार गए, ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमें कोई जरूरत भी नहीं है सिंधिया जी की। ये इस पर क्या कहेंगे, इस कमेंट पर? मेरा ऐसा मानना है जज साहब कि आपने खुद भी स्वीकार कर लिया कि जिस तरह से कमलनाथ जी अपनी खींच को और अपने गुस्से को सिंधिया जी के नाम से कह रहे हैं, और बात 18 नगर निगम और पूरे मध्य प्रदेश के नगर पालिका चुनाव को जोड़ना चाहिए। सिंधिया जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी सारे नगर निगम और सारी नगर पालिकाओं में चुनाव प्रचार के लिए गए। नतीजा आपके सामने है। और कुल मिलाकर सिर्फ 2 नगर निगम चुनाव को जोड़कर और आप कह रहे हैं और दम दिखा रहे हैं। अगर इनको इतना संभालना था, देखना था, तो सिंधिया जी का इतना लंबा समय कांग्रेस में निकला, और जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनके साथ जो किया, ये सबके सामने है कि जो इतने लंबे समय से पार्टी का काम कर रहा हो उसको बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, ये तो सबके सामने है। मतलब एक बंगला तक जिस नेता को अलाउड नहीं किया गया, और आप सोचिए कि उसके बाद उनकी बेइज्जती होती है और उनको निकाला जाता है, तो ये तो सबके सामने है जी। लेकिन नहीं, फिर भी भाई कुछ उदाहरण है उनके पास भी। वो कह रहे हैं कि इतनी कोई अब वैल्यू, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में ही नहीं बची, तमाम बातें हैं। लेकिन ये क्या लगता है आपको, कमलनाथ अगर सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तो फ्रस्ट्रेशन वाली बात या खींच, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुकाबला क्या लगता है आपको, नाथ बनाम सिंधिया जो हो गया इस वक्त, ये इससे क्या होगा आगे? क्या प्रदेश की सियासत क्या करवट ले सकती है?
मेरा ऐसा मानना है कि ये चूंकि कमलनाथ जी को धरातल पर सिंधिया जी ने ला दिया, उनके कुकृत्य और उनके द्वारा जो किए गए काम 1.5 साल में किए गए थे वो सबके सामने आए हैं। जिस तरह से झूठ और फरेब बोलकर सरकार में वो आए, और आए तो आए, सारी जन कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी वो सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी गई, उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और चूंकि वहां जो घुटन लोगों को हुई, जो अपमानित दूसरा बयान है उसकी हम चर्चा कर ले, लेकिन उसके पहले राजेश जी का जरा मैं कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं दूसरे बयान आपसे शुरू करूंगा। राजेश जी, ये जो नाथ साहब कह रहे हैं वो मतलब उनका जो अंदाज है, बेफिक्री में कह देते हैं कुछ भी, वो अर्थ का अनर्थ हो जाए या वो तिल का ताड़ बन जाए या फिर उससे अपना ही सरकार गिर जाए, वो नहीं सोचते हैं। क्या ये उसी तारतम्य में दिया गया बयान था कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, और कितनी बड़ी तोप थी कि सरकार ही गिरा दी? क्या उस चीज को नहीं समझ रहे, या फिर वाकई भाई सिंधिया जी का उतना जादू नहीं है, खत्म हो रहा है? क्योंकि ग्वालियर और महापौर जैसे सीटें हारना वाकई ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता था। तो कैसे देखते हैं आप राजेश जी कमलनाथ के इस बयान को? दीपेश जी, देखिए, कमलनाथ जी ने जो एक बयान सिंधिया जी के बारे में दिया और ये बताया कि तोप नहीं है, तो देखिए ये पॉलिटिशियंस हैं, एक दूसरे पे जो भी बात करें उससे हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिंधिया जाने, बीजेपी जाने, और वो जवाब दे इस बात का। हमें जिस बात से फर्क पड़ता है एज ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, एक नागरिक होने के नाते जो फर्क पड़ता है वो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की उन्होंने बात की है। देखिए, पहले ही आज पेंशन तो पूरे देश में, अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही, पूरे देश में जो पेंशन वाला जो पेंशन का जो एक्सचेकर पे जो बोझ आता है वो इतना बड़ा आता है कि जो सैलरी से कई गुना ज्यादा होता है। तो आज पेंशन जब ओल्ड पेंशन स्कीम को जो बंद किया गया, उससे वो पैसा अब जो है कहीं ना कहीं देश के निर्माण में काम आ रहा है। अब वो देश के निर्माण के बजाय फिर से आप उसी चीज, अच्छा, जनता को आदत भी पड़ गई, जब 4 साल का जो ये वाला जो है रणवीर वाली योजना है, जब उस पे भी जो फौज में उस पे भी काम शुरू हो गया, उस पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वापस से पेंशन की बात करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत बड़ा बोझ आता है देश पर। और अब हम ये वाली बात करके कुछ सरकारी जो अभी वालिया जो कांग्रेस के, हाँ बिल्कुल, नीतिकार है, उपाय योजना है, हाँ उनने ये बात कही नहीं मिल रही है, हाँ। उनको हम बस उद्वेलित कर देंगे, उनके हो सकता है उनके वोट मिल भी जाए, लेकिन ये राजनीति ठीक नहीं। फ्री और पेंशन बस जितना आप, कम से कम आपको देश को चलाने के लिए, अब ये नहीं कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट। अब लेकिन सर दिक्कत ये है ना राजेश जी, दिक्कत ये है ना कि फ्री की राजनीति तो लोगों को पसंद आती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मकान, ठीक है, फ्री, अब वो बात है। ऐसे प्रॉमिस कमलनाथ जी जैसे इतने सीनियर लीडर हैं, हाँ, लेकिन वो केजरीवाल ने जो ट्रेंड चलाया है, अब मजबूरी हो गई ना राजनीतिक दलों की। कर्नाटक में कांग्रेस क्या है, हम 2000 रुपये हर महीना देंगे, जो पंजाब का ट्रेंड था आम आदमी पार्टी, उनको लगा साहब काम कर रहा है तो उन्होंने कहा वहां चला दो, तो फ्री की रखे, वो अलग मुद्दा है थोड़ा सा। जी, आप एक दूसरे पे कुछ भी कीचड़ उछालो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस चीज से बचना चाहिए क्योंकि हम लोगों को इससे परेशानी आएगी। और कहीं ना कहीं उसका देखिए, वो अपनी आपको सिर्फ वोट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो नहीं समझ रहे, खैर वो उनकी स्ट्रेटेजियां हैं और लोग भी उसको हाथों हाथ ले रहे हैं चीजें, तो वो जो क्या कहा जाए इस पर, तो खैर अलग से हम डिबेट रखेंगे जब ये इनका बाकी घोषणा पत्र आएगा और सब वादा और जो वचन पत्र तमाम चीजें वो सब। लेकिन विशाल जी, ये जो महन जी कह रहे थे, सिसोदिया जी, कि भाई कांग्रेसियों आ जाओ इस तरफ वरना बुलडोजर तैयार खड़ा, ये क्या धमकी है, नसीहत है, सलाह दे रहे हैं दोस्त समझ के कि भाई आ जाइए? ये क्या था मतलब, ये इस तरह के बयान? इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनावी साल में वैसे बयानों की बाढ़ आ रही है। क्या कहेंगे इस पर विशाल जी? मुझे लगता है थोड़ा बयान को आपको और समझना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान जनरली जो वहाँ कार्यक्रम में दिया है वो दिया है चुनावी समर है। चुनावी समर में कई लोग टूट के इधर उधर जाते हैं, तो कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 2 साल में टूटन की है कि हर दिन कोई ना कोई टूट के भाग रहा है, तो टूट के इधर उधर हो रहा है, तो आपको उस बयान को पूरा समझते हुए देखना पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस टूट के भाग रही है। और उसी लहजे में उन्होंने बोला कि चुनाव आ गया है, जिसको भी पार्टी में आना भाजपा में वो आ सकता है। फिर ये बुलडोजर बीच में कहां से आ गया इस सलाह में, इस नसीहत में? नसीहत
उसमें मुझे लगता है कि अपन उसको समझेंगे तो बुलडोजर उन्होंने नसीहत में कहा, या ऐसे लोग जो अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं और शिवराज नहीं, तो वही बात भाई साहब, वही बात कि क्या ऐसे लोग बच जाएंगे बीजेपी में आने के बाद? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कोई पार्टी में आके गलत काम करेगा और बच जाएगा, ऐसा तो नहीं, पहले से किए बैठा है, आके तो चलो नहीं कर रहा, जो पहले से किए बैठा है, मतलब वो बीजेपी में फिर वो योगेश जी क्या गलत कहते हैं कांग्रेस की? भाई बीजेपी क्या कौन सी वॉशिंग मशीन है कि यहाँ पर आकर सबके पाप धुल जाते हैं? हाँ, ये क्या है विशाल? तो मतलब देखिए, रफू आप लोग वहीं कर पाएंगे जहां पर थोड़ा बहुत होगा। जब पूरा चीर के धर दिया है तो वहां कहाँ रफू करेंगे आप? वो बयान ही ऐसा दे दिया महेंद्र जी ने, तो सिसोदिया ने जी। तो आप मानते हैं गलत बयान, इस तरीके के ऑफर नहीं होना चाहिए राजनीति में? थोड़ा तो बयान को समझना है और उन्होंने क्या बोला है और उसका क्या मैंने पूरा मौका दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो यही था कि भाई जितने भी काले कारनामे कर रखे हैं कांग्रेस के नेताओं ने, वो यहाँ पर आकर सब सफेद हो जाएंगे, हम क्यों ना माने कि यही वो कहना चाह रहे थे? नहीं, आप इसको थोड़ा गलत समझने की या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसको और थोड़ा पूरी बात को समझना पड़ेगा। नहीं समझा ही नहीं, बस समझा ही नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने सिर्फ चुनाव में जो लोग कूट के आना चाह रहे हैं उनको आमंत्रित किया है। अब आप जो जोड़ रहे हैं कि अपराधी हैं जिन्होंने गलत काम किए वो आ जाए। नहीं, अपराधी नहीं भाई, नेता क्या, जब तक नेता है, जिस दिन अपराध के खुलासे हो जाते तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। बात यह है ना भाई, सबने अपनी सल्तनत बना रखी होगी, सबके अवैध कारोबार चल रहे होंगे, ऐसी प्रॉपर्टियां होंगी, अतिक्रमण होंगे, सरकारी जमीन पे कब्जे होंगे, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। योगेश जी इतनी बढ़िया सलाह वो दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई, मतलब इसका मतलब कांग्रेस में कुछ तो होंगे नेता ऐसे जिन्होंने सब कर रखा होगा, उन्हीं को तो कह रहे हैं वो योगेश जी कि भाई आ जाओ, बचा लो अपनी प्रॉपर्टी, वरना बुलडोजर खड़ा है। तो ऐसे नेता हैं तो सही आपकी पार्टी में योगेश जी? देखिए दीपेश जी, आपने मेरे उत्तर से पहले ही आपने एक बहुत पारदर्शी उत्तर दे दिया। हाँ। क्या ये धमकी इस बात की है कि आप धमकी देंगे और आप इधर आ जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे, आप साफ सुथरे हो जाएंगे? ये आपका उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा तकनीकी उत्तर है कि आपने बता दिया कि एक मंत्री सार्वजनिक रूप से धमकी देते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाजपा प्रवक्ता महोदय इसको किस तरीके से इसकी व्याख्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक बुलडोजर शब्द का प्रयोग करके ये सीधी एक धमकी है और प्रजातंत्र के मूल्यों में इस तरीके के बयान पर हमेशा बहिष्कार किया जाना चाहिए। अपराधी कहीं का भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अपराधी होता है। लेकिन आपने एक तरीके से यदि ये भी कह दिया कि अपराधी को हम संरक्षण दे देंगे, आ जाओ आप हमारे पास, तो ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि बयान बहुत ही ज्यादा कोई मैच्योर्ड बयान है या पारदर्शी बयान है और उसके बारे में बहुत सारा कोई चिंतन हुआ है। उन्होंने तो तालियां बजाने वालों के लिए एक बयान जारी कर दिया और इस तरीके के बयान प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ कांग्रेस के नेता कहीं गंभीरता से नहीं ले इस ऑफर को। हम ये कह रहे हैं जो अतिक्रमण करके बैठे होंगे, जिनके पास बेहिसाब संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, हाँ, तो वो गंभीरता से भी ले सकते हैं महेंद्र जी की इस बात को। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं आपको कि कांग्रेस को दोष आप किस तरीके से देते हैं कि कांग्रेस का व्यक्ति अतिक्रमण करके बैठा होगा, कांग्रेस के लोग ही वो क्या बोलते हैं उसको, भूमाफिया ना ये वो। लेकिन ये बात कौन सी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती रहेगी? यदि वो बोलते हैं कि हाँ बुलडोजर बीजेपी के भी हमारे जो बनाकर बैठे जिन्होंने प्रॉपर्टी अवैध रूप से उन पर चलती, तो उनके बयान को पवित्र रूप से स्वीकार किया जाता। तो मैं तो मानता हूं कि ये सीधी सपाट सामने की धमकी है और शायद ये उनकी व्यवस्था होगी कि जो कहा गया है कि अपने अंक बढ़ाने के लिए हर नेता ऐसी कोशिश करता है, लेकिन जो सभ्य समाज है, जो व्यवस्थित समाज है, उसमें इस तरीके के बयान पर बड़ी आपत्ति होती है और ऐसे बयानों को कभी मान्यता नहीं दी जाती है। और मेरा भाजपा के प्रवक्ता महोदय से भी निवेदन है कि सीधी सपाट इसकी आलोचना की जानी चाहिए। हर बात की नहीं, वो कह रहे हैं कि आप देखिए मर्म नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज का। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब इसमें कौन सी व्याख्या छुपी रह गई कि बुलडोजर चल जाएगा साहब। अब इसमें उसमें कौन सा तर्क निकाल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। विशाल जी फिर से कुछ समझाना चाहेंगे आप इस जवान के इस बयान के हवाले में? मैं तो आपको फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की बात कही और 1.5 साल की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बुलडोजर चलाया, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद नहीं किया।
सिर्फ बात बुलडोजर अपराधी की हो रही है। मुझे लगता है ये बात सही तरह से सबको समझना चाहिए। नहीं, हमें लगता है कि जब बयान पे विवाद हुआ तो खुद महेंद्र सिसोदिया जी को आकर के समझाना चाहिए था कि भाई वो कहना क्या चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिसोदिया जी से बात होगी तो निश्चित तौर पे वो बात को समझाएंगे। राजेश जी, आप समझ पा रहे हैं इस बयान के मायने? दीपेश जी, मायना तो बहुत क्लियर हैं और महेंद्र सिसोदिया जैसे सीनियर लीडर को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मतलब ये गंभीरता नहीं दिख रही है इसमें कहीं भी। जैसे एक गली मोहल्ले का बच्चा करता है ना कि देख कल अगर तूने बैट खेलने को नहीं दिया तो समझ लेना है ना, तो वो वाली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मतलब बिल्कुल मैं उसी तरफ जा रहा था, जस्ट 4 दिन पहले बात कही है। हाँ, 3-4 दिन पहले ही कहा है और उसके बाद सिसोदिया जी जैसे लोग नहीं समझ पा रहे। उन्होंने यही कहा है बीजेपी के पूरे नेताओं को कि आप लोग उल्टी सीधी बयानबाजी से बचें, और अब वो 4 दिन नहीं निकले और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। कुल मिला के ये है कहीं ना कहीं ये इसमें जिम्मेदारी अब वी.डी. शर्मा जी की आएगी, कि मुख्यमंत्री जी की आएगी, और जो भी भाजपा के सीनियर नेता है, जो प्रभार है जिनके पास मध्य प्रदेश का, उनको समझना चाहिए कि ऐसी बातें करके। अच्छा, उसमें योगेश जी के लिए तो बहुत अच्छा आपने उनको तो पिच दे दी खेलने के लिए कि आप इस तरह की बातें करके, या फिर कांग्रेस को दे दी आपने खेलने के लिए। लेकिन इस तरह की बातें इनको बचना चाहिए, क्योंकि भाजपा की देखिए ना रीति नीति नहीं रही है इस तरह की धमकियां देना या बयान देना। आप कह रहे हैं हम पार्टी विद अ डिफरेंस है, तो पार्टी विद अ डिफरेंस मस्ट बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बोल दिया पार्टी विद अ डिफरेंस है और हमने पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन अब ये क्या करे, भाजपा भी क्या करे राजेश जी? अब 2 ही साल तो हुए हैं आए को, अभी तो ठीक है, ढलने में टाइम लगेगा। कांग्रेस की रीति नीति में ही बड़े हुए हैं महेंद्र जी भी। तो ये भी वो कारण, लेकिन जो भी कारण है, आज बीजेपी का संगठन को इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। विशाल जी शायद ना कह पाए इस बात को, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि भाई कितना रफू कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन अब वो पूरे 2-4 टुकड़े कर दिए तो कहाँ रफू करेंगे। खैर योगेश जी, तो ये जो बयान आते हैं इस तरीके, भाई अब जो आप कह रहे हैं धमका रहे हैं, तो वह कमलनाथ जी भी तो कहते हैं सरकारी अधिकारियों को देख लूंगा, सबका नाम नोट कर रहा हूँ, सबके मेरे पास चिट्ठे हैं। तो ये क्या है भाई? वो भी इसी अंदाज में कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, आप कहते हो सरकारी अधिकारियों को देख लूंगा। तो बात तो एक ही होगी ना घूम फिर करके। योगेश जी, नहीं देखिए, उस बयान में धमकी नहीं है। अब आप भी व्याख्या समझेंगे। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कहा है, जिस तरीके से आपने चुनाव में देखा है, कुछ अधिकारियों की लॉयल्टी बहुत ज्यादा रहती है और कई अधिकारी कर्मचारी तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर कार्य करते हैं। और अभी एक नया चल गया है, मेरी बात को आदरणीय राजेश जौहरी जी भी स्वीकार करेंगे कि जो भी अभी अधिकारी से बात करो तो वो बोलता है मैंने तो आरएसएस में यहाँ ट्रेनिंग ली है, मैं आरएसएस में वहां रहा हूँ। तो ये नया बहुत चल गया आजकल की अपनी प्रतिबद्धता दिखाना भारतीय जनता पार्टी के। अरे तो एक समय आपकी सरकार ने बैन भी तो लगाया था कि आरएसएस की शाखा में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा। नहीं, हम तो क्या बोलते हैं, अब हम तो साफ बोलते हैं कि 1961 में आदरणीय श्री सरदार पटेल जी ने इस पर बैन लगाया था आरएसएस की गतिविधियों पर। तो अरे इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ साहब, आप आज की तारीख में बात करें, हम बड़ा एक डिबेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि जो अधिकारी बिल्कुल ही अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम तो बिल्कुल भारतीय जनता अच्छा, ऐसे भी तो आरोप लगते हैं योगेश जी की कई अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल कांग्रेस के लिए समर्पित है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे भी तो बातें आती सामने। फिर नहीं देखिए, ये ऐसा कांग्रेस कभी किसी अधिकारी पर दबाव नहीं बनाती है कि आप हमारा झंडा उठा के चलो, या कांग्रेस की अपनी एक सहिष्णुता होती है। कांग्रेस का एक जिसको बोलते हैं ना महाव्यक्तित्व होता है। कांग्रेस ने इस टाइप के काम नहीं किए कि जब तक आप निष्ठा नहीं दिखाओगे तो हम आपको मानेंगे ही नहीं कि आप अधिकारी आज भी आप स्पष्ट रूप से दीपेश जी, आप जैसे विद्वान और राजेश जौहरी जैसे विद्वान इस बात को स्वीकार करेंगे कि अधिकारी कार्य भी अच्छे ढंग से करते हैं और कांग्रेस के राज में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ये तो अब देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है योगेश जी, ये थोड़ी ना कोई बात है। विशाल जी लास्ट में जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट कमेंट? चलिए, उनसे लगता है संपर्क टूट गया। शुक्रिया आपका योगेश जी, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के बयान आ रहे हैं और अब बेहिसाब बयान आएंगे, बयानों की बाढ़ आएगी, एक दूसरे पर ऐसे जुबानी हमले किए जाएंगे, लेकिन कम से कम मर्यादा का, नैतिकता का ध्यान रखा जाए। ये ना हो
कि आप किसी को भी ऑफर दे रहे हैं राह चलते, जो अपनी पार्टी की जिसमें आप आए हैं उसकी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती ऐसे बयानों से, और या फिर जो नाथ साहब हैं कि चुनौती दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री को क्योंकि तोप नहीं है, मतलब ऐसी तुलना करना ये भी एक इतने संसदीय अनुभवी नेता को क्या कहा जाए कि क्या ठीक लगता है। बहरहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।